हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है जीके और जीएस स्पेशल की। इसके अंदर हम मॉक नंबर 1 पर डिस्कस करेंगे। ये आज की जो क्लास है ये स्पेशली दिल्ली पुलिस के जीके और जीएस से संबंधित है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और स्टार्ट करने से पहले आपको बस एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि देखिए 35 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, और 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करने में एक लंबा समय लगने की उम्मीद है। और ये क्लियर है कि ये 20 या 25 मिनट के अंदर वीडियो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि 35 क्वेश्चंस को करना, जो कि पहले आपको 5 सेकंड्स पर क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसका आंसर डिस्कस करना, और फिर उससे संबंधित जो और नए तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर उस पर डिस्कस करना। तो ये थोड़ा टाइम लेने वाला है। आप प्लीज़ पेशेंस के साथ पूरी वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि अगर आप लास्ट तक जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी। किसी एक क्वेश्चन से कई तरह के क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, और कहीं हद तक जीके पढ़ने का एक कंसेप्ट भी मिलेगा कि जीके या जीएस को कैसे पढ़ा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे संबंधित मॉक्स और क्लासेस आपको अपडेट कराई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार चैनल है? ऑप्शन है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, अगर आपको आता है तो 5 सेकंड जीके के क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। अगर नहीं आता है तो फिर आप उस पर 10 सेकंड लगाएं या 15 सेकंड, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। देखिए, इसका सही आंसर देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन करता है वो व्यक्ति कौन होता है? तो इसका सही जवाब है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो कम्युनिकेशन चैनल है किसके बीच का? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, आराम से करूँगा, टाइम लगेगा। जिसको ज़रूरत होगी उस वीडियो को पूरा देखेगा, और जिसको ये लगता है कि कुछ मिरेकल होने वाला है बहुत ही कम समय के अंदर, तो वो प्लीज़ कोई अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ सकता है। चलिए, इससे संबंधित कुछ और बातें देखते हैं जो हमें जानना चाहिए। जब हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर इन चीज़ों की डिस्कशन हम करते हैं। जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? तो श्री ओम बिरला जी हैं अभी वर्तमान में। ये आपको जानना जरूरी है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है भी? तो जगदीप धनखड़ जी हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्तमान में। प्राइम मिनिस्टर सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, वर्तमान में। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो जगदीप धनखड़ है। अब देखिए, कुछ बच्चों को वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उन बच्चों को नहीं जो पढ़े हैं, उन बच्चों को जो फ्रेशर हैं उनके लिए बात कह रहे हैं ये कि वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन दोनों एक ही हैं। तो आपको बता दें कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है ना, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, लोकसभा में स्पीकर होता है, इनके बीच का अंतर आप समझिएगा। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो ये राज्यसभा का जब टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर इन चीज़ों को क्लियर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गरिया पूजा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द 3rd वीक ऑफ अप्रैल। अप्रैल के तीसरे वीक में मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। समय शुरू होता है अब।
ओके, टाइम अप। सही आंसर है इसका त्रिपुरा। ठीक है, तो गरिया पूजा कहाँ का है? गरिया पूजा है त्रिपुरा का। आइए कुछ और चीज़ें जान लेते हैं इससे संबंधित। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों की, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि लोकरांग फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल, भगोरिया हाट फेस्टिवल, चेतियागिरी विहारा फेस्टिवल। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये सब चीज़ें रहती हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब जो स्टेट्स अननोन हैं या लोग पूरी तरह से इनको नहीं जानते हैं, तो उनमें से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो आप उन स्टेट्स को ज़्यादा फोकस करें अपनी तैयारी के दौरान। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब क्योंकि ऑप्शन में इसलिए लिया गया, पंजाब के त्यौहार लगभग लोगों को पता होते हैं, जैसे लोहरी है, बैसाखी है, होला मोहल्ला है, टिक्का है, गुरुपुरब पर्व है, तो ये सब पंजाब के फेस्टिवल्स हैं। अगर हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो आप यहाँ देखिए नाम आपको अजीब लगेंगे, कम सुना होगा आपने, जैसे लोकू, सांकेन, न्योकुम, लोजार। अब यहाँ पर आप एडिशनल और अपने एंड पर पढ़ाई कर सकते हैं या जान सकते हैं कि लोकू त्यौहार में क्या होता है, सांकेन में क्या होता है, न्यूकुम में क्या होता है, लोसार में क्या होता है, या ये त्यौहार किस किस महीनों में या किन किन कारणों से मनाया जाता है। तो ये जीएस पढ़ने का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पायोरिया इज अ डैश इन्फेक्शन विच अफेक्ट्स द गम। पहली बात तो ये समझिए कि पायरिया जो होता है वो गम टिश्यू होता है एंड इज लेफ्ट अनट्रीटेड। इफ ऑफन इट ऑफन लीड्स टू सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ टीथ। पायरिया एक डैश संक्रमण है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है और यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है तो यह अक्सर बाद में दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये किस प्रकार का डिजीज है, किस तरह से इन्फेक्शन होता है इसके अंदर? ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या पैरासिटिक इन्फेक्शन है? समय शुरू होता है अब। चलिए, टाइम अप। करेक्ट आंसर है इसका, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो अब आप यहाँ से जान सकते हैं वायरल क्या होते हैं, बैक्टीरियल क्या होते हैं, फंगल क्या होते हैं, पैरासिटिक क्या होते हैं। ठीक है, और वायरल से होने वाली बीमारियाँ, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ, फंगल से। तो ये जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो खाली ऑब्जेक्टिव के एक पॉइंट पर ना टिके, आप उससे संबंधित और भी चीज़ों पर वर्क करें ताकि उससे आपकी नॉलेज अपडेट हो, क्योंकि एग्ज़ाम का पता नहीं है कि वो एग्ज़ाम किस पार्ट से पूछने वाला है। चलिए की पॉइंट देखते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि वायरल कॉज डिजीज़ है, तो जैसे चिकन पॉक्स है, हर्ब्स है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, मम्स है, मीजल्स हैं, वायरल हेपेटाइटिस है। ठीक है, तो ये वायरल कॉज डिजीज़ हैं, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। बैक्टीरियल कॉज डिजीज़ है, इनके अलावा भी हैं और भी हैं, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अक्सर अलग अलग एग्जाम्स के अंदर देखे गए हैं। बैक्टीरियल कॉज डिजीज़ है, डिप्थीरिया है, कॉलरा है, लेप्रोसी है, टिटनस है, प्लेग है, पुल्मोनरी है ना, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं। ठीक है, टीबी, दमा की बीमारी। फंगल कॉज डिजीज़ क्या है भाई? एपिडेमियोलॉजी है, कैंडिडियासिस है, रिंग वॉर्म है, ये फंगल डिजीज़ है। ठीक है ना। पैरासिटिक डिजीज़ कौन सी है? ट्राइकोनोसिस है, टॉक्सोकैरियोसिस है, ट्राइकोमोनियासिस है, ये सब बीमारियां हैं। इन बीमारियों के बारे में भी अगर आप थोड़ा समय देते हैं तो जान सकते हैं कि ये बीमारियां किस प्रकार की होती हैं। ठीक है, और इनके सिम्टम्स क्या होता है, कई बार इनके सिम्टम्स भी पूछ दिए जाते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ कुछ एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ और साथ में ये भी बता रहा हूँ कि आपको अपने एंड पर भी इसके अलावा भी एडिशनल क्या पढ़ने की ज़रूरत है, ये ध्यान रखिएगा। इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जीके का सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम कितना भी बताएं वो कम रहता है, तो इसलिए आपको ये बातें बार बार बताना ज़रूरी है कि भाई आप इसमें ज़्यादा काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मल्लिका अर्जुना एंड विरूपक्षा टेम्पल्स एट पट्टाडकल वर बिल्ट बाय द टू क्वींस ऑफ किंग विक्रमादित्य II टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ चालुक्याज ओवर द। ठीक है ना, तो चालुक्य डायनेस्टी के थे भाई विक्रमादित्य II और उनकी पत्नियों ने ये 2 मंदिर बनवाए थे। किसके ऊपर विजय प्राप्त की स्मृति में ये मंदिर बना था? ठीक है ना,
तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है गुप्ताज, मौर्याज, पल्लव्स और पांडव्स। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम खत्म। सही आंसर है पल्लव्स, ठीक है ना। तो पल्लव के ऊपर जब चालुक्याज का विजय प्राप्त हुई थी, तो उस उपलक्ष्य में ये 2 मंदिरों का निर्माण कराया गया था। विक्रमादित्य 2 की रानियों ने कराया था ये, ठीक है। चलिए कुछ और की पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ राज्यों के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे गुप्ता पीरियड की बात करूं, तो गुप्ता पीरियड के फाउंडर की अगर मैं बात करता हूं तो कौन होगा, आप बता सकते हैं क्या? चलिए मैं ही बता देता हूँ, श्रीगुप्त। अगर किसी ने ये मन में सोचा तो बिल्कुल सही जवाब है, और कोई अगर अभी अंदाज़ा लगा रहा था तो वो काम करे। मौर्य डायनेस्टी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये 2 डायनेस्टी ऐसी हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज में आती हैं, तो ये इसे किसने फाउंड किया था? तो इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे। अब ये मौर्य डायनेस्टी से ही आपको कौन मिलता है? अशोक भी मिलते हैं, है ना। सम्राट अशोक यहीं से आपको मिलते हैं। चलिए अब इससे आगे कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। जैसे अगर हम गुप्ता एरा के टेम्पल्स की बात करें, गुप्ता एरा में जो टेम्पल बने वो देशवत्रा टेम्पल है, देवगढ़ में है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, है ना। बीतागांव टेम्पल है, ये कानपुर में पड़ता है, धामेखा में, ठीक। स्तूप सारनाथ में इन्होंने बनवाए थे। विष्णु टेम्पल्स तिगवा एमपी में है। तो ये इनके द्वारा कुछ निर्मित टेम्पल्स हैं। मौर्याज के अंदर ना मंदिरों से ज़्यादा काम जो हुआ था वो स्तूप से हुआ था, क्योंकि अशोक जो था ना वो बुद्धिज्म को फॉलो करता था, तो उसने क्या होता, बुद्धिस्ट टेम्पल्स या स्तूप्स वगैरह ज़्यादा बनाए गए थे, ठीक है। और इसमें एमपी में एक सांची का स्तूप बना था, जो मौर्य काल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। चलिए पल्लव्स की बात करते हैं। तो पल्लव्स मंदगप्तु रॉक कट टेम्पल, ठीक है, विल्लुपुरम तमिलनाडु में है। कैलाशनाथर टेम्पल, कांचीपुरम शोर टेम्पल, है ना, महाबलीपुरम। तो ये कुछ पल्लव्स के द्वारा बनाए गए टेम्पल्स हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनको आप जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग कैन अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द वाइस प्रेसिडेंट या द प्रेसिडेंट? समय शुरू होता है अब। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कर सकता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो CAG है ना, इसको CAG कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग विभाग होता है ना, जो SSC CGL वगैरह की तैयारी करते हैं उनको इसके बारे में पता होगा, CHSL वगैरह की। तो कैग में यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति और भी लोगों की नियुक्ति करते हैं, वो किसकी करते हैं? जैसे गवर्नर ऑफ स्टेट की करते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स की करते हैं, फिर आप CJI की करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, है ना, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स करते हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर जजेस ऑफ मतलब CJI हो ही गया जितने भी हैं। फिर से इसके बाद जो भी कमीशंस हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमीशन है, कमीशंस के चेयरमैन की नियुक्तियाँ करते हैं, है ना। तो इनके पास काफ़ी नियुक्तियों की पावर है। तो जैसे UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, SSC है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कमीशन है उनके जो चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्तियां भी राष्ट्रपति करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप याद रख सकते हैं। आइए कुछ और भी की पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। जैसे अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर,
तो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति का क्या प्रावधान है? तो देखिए, बाय द प्रेसिडेंट, ये क्या होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें डायरेक्ट नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो पद होता है ना, ये बनाया गया है, वैसे ये मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, ठीक है ना। और जो पार्टी जीत कर आती है, ये आप पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ते हैं क्लियरली, बस उसको हल्का सा बता देता हूँ कि जो पार्टी जीत कर आती है वो एक अपना लीडर डिसाइड करती है, और लीडर ही जो होता है वो प्रधानमंत्री का पद लेता है, ठीक है ना। तो ये लीडर, और इसी जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, इसको लीडर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है ना, लीडर ऑफ लोकसभा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, यहाँ मैंने आपको बताया। वाइस प्रेसिडेंट ये इलेक्शन से होता है, इसका इलेक्शन होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, तो इसका एक प्रोसीजर है, वो जब आप वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन EEG इज ए टेस्ट यूज्ड टू इवेल्युएट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन को चेक करने के लिए EEG का टेस्ट किया जाता है। सेलेक्ट द फुल फॉर्म ऑफ EEG। देखिए, जो दिमाग के अंदर आपके बहुत सारा खुराफात चलता है ना, वहाँ भी करंट बहुत है, तो दिमाग के अंदर के करंट की, आपका करंट का लेवल गया है, उस लेवल को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो EEG कहलाता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। समय शुरू होता है अब। टाइम अप। देखिए, सही जवाब है बी। क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है ना। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसका सही जवाब है। तो कभी भी अगर दिमाग के करंट को चेक करना हो, दिमाग के अंदर जो चल रहा है खुरापात, उसको चेक करना है, तो आप EEG टेस्ट करा ले। चलिए, और भी कुछ टेस्ट देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं या फिर हमारे रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। जैसे ECG, बहुत कॉमन टेस्ट आप देखेंगे। ECG को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये हार्ट से संबंधित होता है, हार्ट की गतिविधियों के बारे में बताता है, तो उसको ECG कहते हैं। एंडोस्कोपी अक्सर लोग कराते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक को करने के लिए, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पेट को एंडोस्कोपी होता है, ठीक ना। और हिस्टेरोस्कोपी ये यूट्रस के लिए होता है, फीमेल्स के अंदर यूट्रस के लिए या मेल्स के अंदर, तो हिस्टेरोस्कोपी यूट्रस टेस्ट के लिए किया जाता है। MRI बहुत कॉमन शब्द है, फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना। एनी पार्ट ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के हिस्से का MRI आप करा सकते हैं। वो डीप एनालिसिस होता है MRI, बॉडी के अंतरिम भाग तक के भाग को पता करके बताता है कि उसके अंदर क्या इश्यूज हैं। PET ये है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, है ना। ये ब्रेन और हार्ट दोनों का टेस्ट होता है, कंबाइंड टेस्ट है ब्रेन का और हार्ट का, ठीक है। और इसके अलावा और भी सैकड़ों टेस्ट हैं, ब्लड से रिलेटेड टेस्ट हैं, और स्केलेटन से रिलेटेड टेस्ट है, स्कल से रिलेटेड टेस्ट है, तो आप उनको एडिशनल और जान सकते हैं अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। तो दोस्तों, एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, बच्चे ये पूछते हैं अक्सर GK GS के अंदर क्या पढ़ें। ये आपको कौन बता सकता है भाई कि क्या पढ़ें? सच्चाई तो ये है कि आप सब पढ़ें, सब चीज़ की नॉलेज रखें। ऊपर वाला आपके क्वेश्चन पेपर में क्या डालने वाला है ये सिर्फ उसी को पता है, तो इसलिए आप अगर एक टॉपिक शुरू करते हैं तो उस टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ें ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिंग वॉर्म इज ए कॉमन स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाई, ठीक है ना। आपने देखा होगा रिंग वॉर्म, दाद, है ना, स्किन डिजीज है। दाद एक सामान्य त्वचा संक्रमण है जो निम्न कारणों से होता है: वायरस की वजह से, फंगस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या प्रोटोजोआ की वजह से। समय शुरू होता है अब। चलिए, सही जवाब है फंगस, ठीक है। तो रिंग वॉर्म यानी दाद जो बीमारी है वो एक फंगल डिजीज है, ठीक। तो डिजीज़ के बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया था, वहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इसके अंदर की पॉइंट्स, और नहीं ज़्यादा हमने बनाए। नेक्स्ट चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ, 1947 की सरकार बनी,
ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चली, उसके पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? और पहले और भी मिनिस्टर्स थे जो अक्सर इम्पॉर्टेंट बनते हैं, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़े होंगे, हम अभी उस पर डिस्कशन करेंगे। तो वो लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल या लाल बहादुर शास्त्री। समय शुरू होता है अब। जी बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है 90% प्लस स्टूडेंट्स ने यही सोचा होगा। आप प्लीज़ उम्मीद पे खरे उतरिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आप लोगों ने इसको यही सोचा था। सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी को फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया नियुक्त किया गया था। और आइए देख लेते हैं फर्स्ट जो थे, जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आता है जवाहरलाल नेहरू थे। अगर मैं कहूँ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, है ना, तो ये फर्स्ट वाले जो शब्द हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर उस दौरान हम कहें कि फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह जी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, है ना, जिसे बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, है ना, रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की भारत की। तो एंड मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन थे? तो देखिए सबसे पहले जैसी आज़ाद हुआ उस टाइम तो जॉन मथाई ही थे, लेकिन बाद में N गोपाल स्वामी अयंगर बने। तो ये भारतीय थे और ये ब्रिटिश थे, जॉन मथाई। तो ये दो नाम याद रखिएगा, अगर भारतीय पूछता है तो N गोपाल स्वामी अयंगर आएगा। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मिनिस्टर ऑफ लेबर जगजीवन राम थे और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अमृत कौर थे। ये वो हैं जो कॉमन हमारे इर्द गिर्द रहने वाली चीज़ें हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू स्टडी सॉइल एज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज। डैश प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मिट्टी का अध्ययन करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण है। पेडोलॉजी, इकोलॉजी, सेरोलॉजी या ओइनोलॉजी। समय शुरू होता है अब। चलिए सही आंसर है पेडोलॉजी। अगर आप लोगों ने ये सब लॉजी नहीं पढ़ा है तो आप इनको जरूर पढ़ें, कौन सी लॉजी किससे संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं की पॉइंट्स। अगर हम बात करते हैं इनकी तो इकोलॉजी किससे संबंधित है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम। तो ऑर्गेनिज्म से संबंधित जो स्टडी करता है उसे इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सेरोलॉजी किसे कहते हैं? जो सेरम के बारे में पढ़ता है ना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक। ओइनोलॉजी क्या होता है? इज द साइंस एंड स्टडी ऑफ वाइन एंड वाइन मेकिंग, है ना। यहाँ तो मजा आया होगा कुछ लोगों को। खैर, वाइन एंड वाइन मेकिंग से संबंधित जो साइंस की बात होती है उसे ओइनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब क्रैनियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्कल, है ना, स्कल की स्टडी को क्रैनियोलॉजी कहा जाता है। डेमोनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स इज कॉल्ड डेमोनोलॉजी, ठीक है। तो डेमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और ऐसे और भी स्टडीज हैं जिनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और वो आपको पता भी होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, ठीक है। निम्नलिखित में से पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, साइना बेदी, प्रेम माथुर, विमला मेहरा। समय शुरू होता है अब। ओके, यहाँ पर भी मैं बोलूँगा आपसे कि 90% प्लस लोगों से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इसका आंसर सही होगा। चलिए, और जिसके जिसके सही हैं ज़रा मेंशन ज़रूर करते रहें। कमेंट करने में आप लोग पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं कि आप लोगों को चीज़ें कैसी लग रही हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहा है। किरण बेदी सही आंसर है, किरण बेदी सही आंसर। आइए जान लेते हैं कुछ और पहली महिलाओं के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम पहली बात करते हैं कि पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भारत की कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। अब इंदिरा गांधी को पढ़िए, कब थी, कैसे थी, थोड़ा इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ये निकल के आता है, इनसे भी कुछ निकल के आता है, तो उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है भाई। फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट इन इंडिया कल्पना चावला, ठीक है। नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा बचपन में। ज़रा एक बार कल्पना चावला को
फिर से पढ़ लीजिए, इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, अगर आप लोग अपनी लंबे वीडियो देखने की क्षमता बढ़ाएं तो आपको हम इसको भी आसान करके बता सकते हैं कि इन लोगों से संबंधित और क्या क्वेश्चंस बनते हैं। पहले अपनी क्षमता को बढ़ाइए, वीडियो को देखने की, क्लास को पूरा पढ़ने की क्षमता बढ़ाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ आपको चाहिए, तो हम उस पर भी काम करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो फिर हमारे इतने एफर्ट्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। चलिए, फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया कौन है भाई? सावित्री फूले। पहली अध्यापिका जो भारत के अंदर बनी वो सावित्री फूले बनी। ठीक, अब ये सब कब बनी, कैसे बनी, ये सब थोड़ा सा आपको, कौन थी, ये सब आपको जानना चाहिए। फर्स्ट फीमेल ये मैं आपको बता सकता हूँ, बट ये आपके लिए मैं कुछ छोड़ रहा हूँ कि देखें आप अगले क्वेश्चंस, अगले सीरीज़ के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस में अलग से अपनी तरफ से तैयार करके लाऊंगा और देखूंगा आपने स्टडी किया है कि नहीं। फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडिया सरला थकराल। फर्स्ट फीमेल राफेल पायलट इन इंडिया फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, पीछे काफ़ी चर्चा में रही। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन इंडिया प्रतिभा पाटिल, सबको पता होगा। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया सुचिता कृपलानी। ठीक है, और भी ऐसी तमाम पहली महिलाएं हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSSO इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO? NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सोशल सर्वे ऑफिस या नेशनल सोशल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं मिला, आगे डिस्कस कर सकते हैं, टॉपिक्स पढ़ेंगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द मेटल्स? इनमें से सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किस मेटल के अंदर है? निम्नलिखित में से किस धातु में सभी धातुओं की तुलना में सबसे अधिक चालकता है ना, जो ट्रेवल कराता है तेजी से इनमें से? तो एल्यूमिनियम में, आयरन में, सिल्वर में या स्टील में? समय शुरू होता है अब। चलिए, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आंसर आपको इसका तो पता होगा यार, ठीक है ना। तो देखिए, चालकता का मतलब है कि मतलब कोई एक मेटल हम लें और उसके अंदर मान लो एक चलाने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दें, तो कौन सा सबसे तेज़ी से उसको फॉरवर्ड करेगा? तो सही आंसर है सिल्वर। ठीक है ना, करेक्ट आंसर है सिल्वर। आइए, सिल्वर का एटॉमिक नंबर क्या होते हैं भाई? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो एटॉमिक नंबर तो बनना जरूरी है। तो 47 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका मास नंबर क्या है? 107.87 है। मास नंबर 107.87। ये बहुत ध्यान से यार सुनिए इनको, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जब आप ढंग से सुनते हैं ना तो क्वेश्चंस के ऑप्शन आते हैं तो आप आंसर भी लगा सकते हैं। केमिकल सिंबल क्या होता है सिंबल का? देखिए, सिल्वर का केमिकल सिंबल S से शुरू नहीं होगा, उसका सिंबल होता है Ag। देखिए, सिल्वर इज लस्ट्रस, सॉफ्ट, वेरी डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल। ठीक, सिल्वर इज नॉट अ केमिकली एक्टिव मेटल और सिल्वर इज स्टेबल इन वाटर। ठीक है ना, पानी में स्टेबल, स्थिर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following schedules of the Constitution of India embodies 3 lists: यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची 3 सूचियों का प्रतीक है? संघ, राज्य और समवर्ती। 2nd, 9th, 6th या 7th? समय शुरू होता है अब। टाइम समाप्त। सही आंसर है 7th, 7वीं अनुसूची। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ
पहली बात तो ये बताओ संविधान लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर संविधान में 3 चीज़ें मिलती हैं आपको। क्या? जैसे आर्टिकल्स मिलते हैं, है ना, पार्ट्स मिलते हैं और शेड्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये कितने हुआ करते थे एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे शेड्यूल्स उस टाइम में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि शेड्यूल का क्वेश्चन है 8 थे, अब वो बढ़ के 12 हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको आर्टिकल्स और पार्ट्स ये आप मुझे बताएंगे कि ये कितने थे कमेंट बॉक्स में। कुछ तो आपकी तरफ से भी रिस्पांस मिले ना कि आप थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं, पता हो तभी। गूगल करके या बुक वगैरह से देख के नहीं बताना है, ठीक है। नहीं पता तो बोल दीजिए नहीं पता है कि उस समय कितने थे, लेकिन अगर पता है तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है ना। अब ये देखिए कि ये लागू हुए तो 12 हुए। अब इसका मतलब है कि अगर हम टोटल शेड्यूल्स की बात करें तो अपने पास 12 शेड्यूल फिलहाल में है। 12 शेड्यूल्स में से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है, जैसे पहला, दूसरा, 7वां जो यहाँ पर दिए गए हैं। और बाकी 12 में आप क्या है, कई बार उनसे भी क्वेश्चंस पूछने का प्रावधान अब शुरू हो गया है, तो आप उनको देखें। अदरवाइज पॉलिटिक्स की क्लास में जा कर के वहाँ आप देख सकते हैं शेड्यूल्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में या पार्ट्स के बारे में। चलिए देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने भाई? 12 हैं, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल क्या है इसके अंदर? फर्स्ट शेड्यूल कौन सा है? फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है? फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज, ठीक है ना। तो पहला जो शेड्यूल बताता है वो स्टेट्स के बारे में बताता है या फिर यूटीज़ के बारे में बताता है और उसकी सीमा के बारे में बताता है। द सेकेंड शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। तो जितने भी हाई अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में सेकेंड शेड्यूल बताता है। क्लियर? जैसे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, स्टेट स्पीकर ऑफ और डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउसेज हो गए, चेयरमैन हो गया, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव स्टेट, ये सब के बारे में। अब इसके बारे में अब आइए, चेयरमैन, ऑडिटर, हाई कोर्ट, ये सब आता है। अब सिक्स्थ में कौन सा आता है? सिक्स शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, है ना। छठा शेड्यूल किसके बारे में बताता है? ट्राइबल एरियाज के बारे में बताता है, ठीक। जैसे असम के बारे में, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इससे संबंधित पॉइंट्स दिए गए हैं। नाइन्थ शेड्यूल जो बताता है कंटेन्स प्रोविजन एज अ वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। तो आप ऐसे करके ना 12 शेड्यूल्स के छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें, और नहीं तो फिर पॉलिटिक्स की क्लास में उसको आप देख सकते हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्रीज क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड हैज रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? वो कहाँ के हैं? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? ये अभी हाल फिलहाल वीकली लाइक करेंट अफेयर में आया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर जो पेपर था वो उस समय का करंट अफेयर दिया हुआ था, जो अभी हमारे लिए उपयोगी नहीं था, तो मैंने करंट का करंट अफेयर डाला। जिस स्टूडेंट ने वीकली करंट अफेयर देखा है उसको इसका आंसर पता होगा, या फिर जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है उनको पता होगा, ठीक है। तो चलिए टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। सही आंसर है ए, इंग्लैंड के हैं, ठीक है ना, इंग्लैंड के। देखिए अब इससे संबंधित ये की पॉइंट्स हैं, हम पहले ही इस पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, करंट अफेयर्स के अंदर, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रिसेंटली रिटायरमेंट प्लेयर्स की लिस्ट मिल जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द चोल डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, है ना। चोल वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई थी? राजा चोला, आदित्य वन, है ना, विजय लया चोला या राजेंद्र चोला? चलिए समय शुरू होता है अब। टाइम खत्म और सही आंसर है विजय लय चोला, है ना, विजय लय चोल। क्लियर है? तो ये चोल डायनेस्टी के फाउंडर हैं। आप कम से कम चेर, चोल, चालुक्य, जो दक्षिण के कुछ राजवंश थे ना, जो बहुत हाईलाइटेड नहीं हैं
और जो हाईलाइटेड हैं उसके आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चन कम हैं, जो हाईलाइटेड नहीं हैं उनके ज़्यादा हैं। तो आप प्लीज़ उनकी तरफ डाइवर्ट हों और उनके बारे में पढ़ें। चलिए जानते हैं थोड़ा सा चोल डायनेस्टी के बारे में। चोल डायनेस्टी वाज वन ऑफ द तमिल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। ठीक है, कैपिटल था इसका उरैयूर। ठीक है, एम्बलम था इसका शेर, है ना, टाइगर, बाघ। रूलर्स विजय लया चोला, आदित्यवन, राजा राजा चोल, राजेंद्र चोल, राजाधिराज चोल और राजेंद्र चोल टू। ठीक है, तो ये जितने भी हैं वो भाई पहले से ही चोल डायनेस्टी के शासक है। तो ये बिल्कुल सीरीज में है, कौन किसके बाद बना इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन एक्सटेंसिव एलिवेटेड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड इज कॉल्ड। अपेक्षाकृत समतल भूमि का विस्तृत ऊंचा क्षेत्र कहलाता है। प्लेट्यू, ग्लेशियर, माउंटेन या लैगून। समय शुरू होता है अब। आइए देखते हैं, करेक्ट आंसर है इसका प्लेट्यू। क्लियर, पठार कहते हैं इसे। प्लेट्यू क्या होता है, जैसे धरती है, नीचे से जोर लगाया और ऐसे कुछ क्रिएट हो गया, फटा नहीं, ऐसे कुछ हो गया, कुछ फटने के बाद भी बनते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, वॉल्केनिक प्लेट्यू आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे कुछ संबंधित पॉइंट्स। जैसे अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ रेज्ड लैंड दैट इज फ्लैट ऑन टॉप। ठीक है ना, ऐसे उठा हुआ होता है नीचे अर्थ से, है ना, जब टेक्टोनिक प्लेट्स जब ऐसे एक्टिविटी करती हैं ऊपर उठ जाती हैं और फिर ऐसे उठ के वो फ्लैट ऐसे हो जाता है ना, तो क्षेत्र बन जाता है, तो उसे प्लेट्यू कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेट्यू जो होते हैं वो डाइसेक्टेड प्लेट्यू हैं और एक वॉल्केनिक प्लेट्यू है। ठीक, तो एक तो ऐसे जोर लगाया, फटा नहीं, ऐसे बन गया, और एक फट के बन गया। ठीक, तो उसे दो तरह के डाइसेक्टेड प्लेट्यू और वॉल्केनिक प्लेट्यू कहते हैं। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया, ठीक है ना, भारत की कुछ प्लेट्यूज के बारे में जानते हैं। डेक्कन प्लेट्यू है दक्कन का पठार, इट एक्सटेंड्स ओवर 8 इंडियन स्टेट्स। ठीक है ना, 8 इंडियन स्टेट्स को एक्सटेंड करता है, कवरिंग एंटायर साउथ इंडिया, है ना, दक्षिण भारत का एरिया जो कहलाता है वो दक्कन का पठार कहलाता है। ज्योग्राफी के अंदर आप देखेंगे इसको। ठीक है, 3 माउंटेन रेंजेस बॉर्डर इट, इसको 3 माउंटेन रेंजेस बॉर्डर करते हैं। आप इसके नेम बताएंगे, ठीक है ना, वो कौन से नाम हैं, मुझे पता है वो 3 किधर है, इधर भी है, इधर भी है, तो वो 3 माउंटेन रेंजेस कौन से हैं जो दक्कन के पठार को घेरते हैं। ठीक है ना, ये आप बताएंगे भाई साहब। करेंट उसमें मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कमेंट करें। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है ना, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का प्लाट भारत का है। इट हैज़ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज। ठीक है ना, छोटा नागपुर के पठार में ये चीज़ें मिलती हैं। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड। ठीक है ना, ऐसे टांगों जैसा ऐसा टेबल बनी हुई है। टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलिन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है ना, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर कौन कौन से लाइक रॉक्स मिलते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, क्रिस्टलाइन, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक। ज्योग्राफी के सेशन में हम इनको पूरा डिस्कस करेंगे। तिब्बतन प्लेट्यू देखिए ये मिलता है आपको चाइना में। ठीक है ना, इट इज़ द हाईएस्ट एंड बिगेस्ट प्लेट्यू ऑन अर्थ। तो सबसे बड़ा प्लेट्यू धरती पर कौन सा है, तो तिब्बतन प्लेट्यू है। कहाँ, चाइना में। और कतंगा प्लेट्यू कॉन्गो, ठीक है ना, फेमस फॉर कॉपर माइंस। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ठीक है ना, यहाँ पर ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू भी है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। तो आप ये तीनों भी ले सकते हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर के तो इंडियन है ही, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। इनसे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट ये ज्योग्राफी के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 इन विच सिटी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में, न्यू दिल्ली में, चेन्नई में, ग्रेटर नोएडा में। फिर वही पुराने क्वेश्चंस में पुराना करंट अफेयर था, इसके अंदर हमने 2023 का करंट अफेयर डाला, और ये भी पिछले वीक के करंट अफेयर से ही है। आप प्लीज़ इसको थोड़ा देखिए करंट अफेयर्स को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम शुरू होता है अब।
चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इसका ग्रेटर नोएडा। इससे संबंधित ये कुछ की पॉइंट्स हैं, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं करंट अफेयर्स के सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू पुल फोकस ऑन सैनिटेशन, व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन। इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया गया है ना, अगर पूरा ना पढ़े तो आदमी डर जाए कि यार क्या बना दिया इसने। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया, वो कब शुरू किया गया। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया। तो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर। ये तो आपको याद ही होगा, गांधी जयंती के दिन। सन क्या है 2014 में। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 2 अक्टूबर के दिन पहले ही उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि साफ कर देंगे। ठीक है, चलिए, और उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई और सफाई चालू हो गई, और आज के समय में आप सफाई की स्थिति देख ही रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस WCC विल टेक प्लेस फ्रॉम सितंबर 25 to 28, 2023 इन विच सिटी। विश्व कॉफी सम्मेलन का 5वां संस्करण 25 से 28 सितंबर तक किस शहर में होगा। करेंट अफेयर है, देखिए करेंट अफेयर की तादाद भी कितनी है। ऑप्शन है बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई या ग्रेटर नोएडा। समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। ठीक है ना, बेंगलुरु में होगा। करंट अफेयर लास्ट वीकली करंट अफेयर में डिस्कस किया गया है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। आप पूरे की करंट अफेयर की वीडियो को देख सकते हैं, और वो नहीं देखना चाहते तो कम से कम इतना ये जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द 13th और 14th ऑफ अप्रैल इन पंजाब। ठीक है, पंजाब में एक हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है एवरी ईयर एंड इट मार्क्स द बर्थ ऑफ द खालसा पंथ ऑफ द सिख कम्युनिटी। डैश हर साल पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल उत्सव है, और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। ऑप्शंस हैं होला मोहल्ला, लोहड़ी, करवा चौथ या बैसाखी। समय शुरू होता है अब। आइए देखते करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है भाई बैसाखी। ठीक है ना, बैसाखी इज करेक्ट आंसर। देखिए अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा बाकी के भी जो यहाँ पे त्यौहार हैं पंजाब के, जैसे होला मोहल्ला। इसको ऑल्सो कॉल्ड होला इज अ 3-day लॉन्ग सिख फेस्टिवल विच नॉर्मली फॉल्स इन मार्च। एक्चुअली ये संबंधित किससे है, ये होली से संबंधित है ना। तो होली के से संबंधित है ये होला मोहल्ला त्यौहार। चलिए, अब होला मोहल्ला की स्थापना माना जाता है कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह, है ना। और ये एक और क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द 10th सिख गुरु, है ना, 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ये कहा जाता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और अलग अलग तथ्य इसको प्रमाणित करते हैं। अगला ये लोहरी के बारे में जानते हैं। लोहरी इज अ पॉपुलर विंटर पंजाबी फॉक फेस्टिवल, है ना। तो लोहरी क्या होता है, जब ठंड जा रही होती है उस समय लोहरी मनाया जाता है। आप इसका मंथ बताएंगे कि किस मंथ में लोहरी मनाई जाती है। कमेंट बॉक्स आपके आंसर का इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट चलिए, लोहरी इज मेंशन्ड बाय यूरोपियन विजिटर्स टू द लाहौर दरबार ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है ना, तो लोहरी को मेंशन किया गया है कि राजा यहाँ पे जो लाहौर के दरबार में महाराजा रंजीत सिंह जो थे ना, ये उस समय इसको मनाते थे, और इसमें लोगों को उस दौरान कपड़े बांटना, खाने पीने की व्यवस्थाएं कराना, ये सब चीज़ें उस समय किया करते थे। जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको उसमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी।
करवा चौथ बताने की जरूरत नहीं है क्यों मनाया जाता है ना, बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर द मार्बल कार्व्ड दिलवारा जैन टेम्पल्स लोकेटेड दैट एंश्रिन वेरियस जैन तीर्थंकर। निम्नलिखित में से किस शहर में संगमरमर के नक्काशीदार दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है जिनमें विभिन्न जैन तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा है? जयपुर में, पुणे में, माउंट आबू में या शिमला में? समय शुरू होता है अब। टाइम खत्म। सही आंसर है माउंट आबू में। अब माउंट आबू कहाँ पड़ता है भाई? माउंट आबू पड़ता है राजस्थान में, है ना, राजस्थान में। चलिए आज इससे संबंधित कुछ और बातें। द दिलवारा टेम्पल्स किसको डिनोट करते हैं भाई? ये श्वेतांबर्स को। आपको पता है कि जैन धर्म दो भागों में बटा है, एक है श्वेतांबर और दूसरा है, ये एक हो गया आपका श्वेतांबर और दूसरा कौन सा था? दिगंबर। ये क्वेश्चन भी इतिहास यानी हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि श्वेतांबर के फाउंडर कौन थे, है ना, तो ये थे स्थूल भद्र, है ना, याद रखिएगा। और दिगंबर के कौन थे फाउंडर? दिगंबर जैन के फाउंडर माने जाते हैं भद्र बाहु। तो यहाँ से आपको जैनिज्म के 2 पॉइंट्स और मिल गए, ठीक है ना। और जैनिज्म अलग से पढ़िएगा, क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। टेम्पल्स ये कहाँ पर है भाई? 2.5 किलोमीटर दूर है माउंट आबू से। सेटल्ड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ओनली हिल स्टेशन है ये, ठीक है ना, एक राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। और इसको बनवाया किसने था? बिल्ड बाय द डायनेस्टी चालुक्याज के द्वारा इसको बनवाया गया था। द अर्लीस्ट वर बिल्ड बाय भीमावन एंड सपोजली डिजाइंड और लीस्ट फाइनेंस बाय वस्तुपला जैन मिनिस्टर ऑफ धोलका, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। भीमावन, है ना, यहाँ पे फाइनेंस उसको किया था वास्तुपला ने, जैन मिनिस्टर थे धोलका के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर बाय इंडियन बैंक। भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2001, 1996, 1994, 1998। समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है इसका 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई? 1998 में। आइए जानते हैं। दिस स्कीम प्रोवाइड्स फार्मर्स विद टाइमली एक्सेस टू क्रेडिट, है ना, क्रेडिट लेने के लिए भाई उनको जरूरत है तो वो पैसा ले सकते हैं। स्टार्टेड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फॉर्मल क्रेडिट टू फार्मर्स, है ना, कम समय के लिए किसानों को ऋण देने का प्रावधान था ये क्रेडिट कार्ड। दिस स्कीम वॉज प्रिपेयर्ड बाय नबार्ड, है ना, नबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नबार्ड की फुल फॉर्म अक्सर पूछता है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पर ये चालू किया गया? आरवी गुप्ता कमिटी, ये भी याद रख सकते हैं आप, है ना, आरवी गुप्ता कमिटी के रिकमेंडेशन पे इसकी शुरुआत की गई। द वैलिडिटी ऑफ द कार्ड इज 5 ईयर विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड फॉर अप टू 3 मोर ईयर। 5 साल के लिए वैलिडिटी मिलता है और उसमें 3 साल उसको बढ़ाने का ऑप्शन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज एन ऑफिशियल सेंसस ऑफ पॉपुलेशन कंडक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। डैश जनसंख्या एक के समय समय पर एक जाने वाली एक आधार कारक गणना है। ये जनसंख्या से संबंधित है, ठीक है ना, जनसंख्या, इसको संख्या कर लीजिएगा। तो ये है ऑप्शंस आपके पास, ड्राफ्ट, लॉज, रिकॉर्ड या सेंसस। समय शुरू होता है अब। ठीक है, चलिए, ये सेंसस ही होता है, ठीक है ना, सेंसस, है ना, पॉपुलेशन सेंसस, जनसंख्या यानी जनगणना जिसे कहते हैं, वो इसके अंदर आता है। सेंसस हैज बीन कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स, ठीक है ना, हर 10 साल पे जनगणना होती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर
ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम्स। ठीक है, तो जनगणना कितने वर्षों के उपरांत होती है भाई? हर 10 साल पर जनगणना होती है देश की। अब देखिए 2021 में जनगणना हुई जो कि 16वीं जनगणना थी, है ना। अब पहली जनगणना कब हुई थी? जैसे फर्स्ट सेंसस अगर हम बात करें, इंडिया वाज कंडक्टेड बाय द वाइसरॉय लॉर्ड मायो। 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा पहली जनगणना कराई गई थी। लेकिन आपको यहाँ याद रखना है कि ऑफिशियल जनगणना नहीं थी। ऑफिशियली ये कब इंट्रोड्यूस हुई? फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड बाय द वाइसरॉय लॉर्ड रिपन इन 1881। ठीक है, 1881 में, और इसके बाद ये 10-10 साल पे जनगणना होती रही है। और 2021 की जनगणना के अनुसार आपको 2021 की बता दें कि यहाँ पर कहा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कि भाई ये जो है ना जनगणना 2021 की टोटली डिजिटल है ना। और निर्मला सीतारमन ने भी इसकी पुष्टि की थी कि ये टोटली डिजिटली होगा। तो ये 2021 की जनगणना में डिजिटल शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज चेयर्ड बाई। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की गई वीपी सिंह के द्वारा, पीजी शाह के, काका कालेलकर के द्वारा या अनूप सिंह के द्वारा। समय शुरू होता है अब। चलिए, सही आंसर इसका काका कालेलकर। ठीक है ना, काका कालेलकर जो थे वो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास के चेयरमैन थे। ठीक है ना, वो उसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंदर, ये कब बनाई गई? ठीक है ना, ये द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जर्नलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर काका कालेकर। ठीक, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 340 के अनुच्छेद के अंतर्गत द कॉन्स्टिट्यूशन द काका कालेकर कमीशन वाज फॉर्म्ड ऑन 29 जनवरी 1953। द कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 30 मार्च 1955। Discussion about the report went for 6 years until was rejected in 1961। 6 साल तक इस पर चर्चा चली। ठीक है ना, बात बनी नहीं और 1961 में खारिज हो गया। लेकिन फिर जाके 90s में ये वापस इसको लागू कर दिया गया। तो आप इस है ना बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। पिछड़ा वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है एग्जाम को के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं। IFTAS, IFTAS, Indian Financial Technology and Allied Services is a wholly owned subsidiary of which of the following banks? ठीक है ना, IFTAS भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं निम्नलिखित में से किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? SBI की, RBI की, IMF या ICICI। समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियाज सेंट्रल बैंक है ना, जो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है एंड रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ? कोलकाता में। ठीक, हेडक्वार्टर है इसका कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में। और गवर्नर इसके शक्तिकांत दास। ये चेंज होते रहते हैं, प्लीज़ अपडेट रहिएगा। ऑनरशिप किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है ना, इसकी ऑनरशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रैकिश वाटर लेक एंड सैलो लैगून विद एस्टुएरिन कैरेक्टर स्प्रेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सी एक खारे पानी की झील है? खाली इतना भी क्वेश्चन पूछता है कि खारे पानी की झील कौन सी है, और यही पूछ देता है कि खारे सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। तो वो राज्य उसने तो पहले क्वेश्चन में बता दिया है। झील और मुहाना चरित्र वाली उथली लैगून है जो ओडिशा के जिले में है, जिलों में फैली हुई है। वो लेक कौन सी है?
चिल्का लेक, पिचोला लेक, वुलर लेक, अपर लेक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आंसर पता होगा, 100% होगा। टाइम शुरू होता है अब। इस बार जिसको नहीं पता है वो कमेंट में लिखे कि नहीं पता था। चलिए, सही आंसर इसका चिल्का लेक। सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील जो है वो चिल्का लेक है, जो कि ओडिशा में है। ठीक, और बाकी की झीलों के बारे में भी जान लेते हैं। चिल्का लेक हो गया, चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन एशिया, एशिया में सबसे बड़ी है। सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन द वर्ल्ड, है ना, वो कौन सी है, इज इन ओडिशा, वो यही है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन द वर्ल्ड इज इन ओडिशा। आपको यहाँ पे फर्स्ट का नाम बताना है। चलिए, विश्व में पहली लेगून लेक कौन सी है उसका आपको आंसर बताना है। पिचोला लेक सिचुएटेड इन उदयपुर, ठीक है ना, पिचोला लेक सिचुएटेड इन उदयपुर है, राजस्थान, एन आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, वुलर लेक एक कश्मीर में है, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में के राज्य में, ठीक है, अब तो यूटी है ये। ठीक, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ एशिया। ठीक, अपर लेक है भोजताल, है ना, इसको भोजताल भी कहा जाता है, फॉर्मली नोन एज अपर लेक, इज अ लार्ज लेक इन मध्य प्रदेश। तो ये लेक कौन सी है, कहाँ पर है, इनकी लिस्ट आप तैयार करें और इनके बारे में थोड़ी और भी जानकारी कलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द इल्बर्ट बिल प्रपोज, इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था, 1891, 1883, 1873, 1879। समय शुरू होता है अब। चलिए, करेक्ट आंसर है 1883 में। इल्बर्ट बिल है क्या, चलिए, इल्बर्ट बिल आया था। ये क्या हुआ था कि इल्बर्ट बिल के अंदर भारतीय जो जज थे उनको यूरोपियन केसेस देखने की जिम्मेदारी दे दी गई थी, है ना। भारतीय जजों को यूरोपियन जो लोग थे भारत के अंदर उनसे संबंधित जो भी केसेस थे उनको देने के लिए ये बिल आया था, और जिसका विरोध यूरोपियंस ने किया, जो कि भारत में भी हुआ और ब्रिटेन में भी हुआ, कि भाई हमारे केसेस को इंडियंस नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडियंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। आइए जानते हैं, वाइसरॉय लॉर्ड रिपन एंड रिटन बाय सर कॉर्टनी पेर्जिन इल्बर्ट, तो इनके द्वारा ये लिखा गया था बिल, और किसके काल में आया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा आया था। उस समय वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड रिपन। द एक्ट स्टिपुलेटेड दैट इंडियन जजेस कुड ट्राई यूरोपियंस, ये वही वाली बात है कि इंडियन जजेस यूरोपियन केसेस को देखेंगे, ठीक है, और इसका काफ़ी तगड़ा विरोध भी हुआ था। जा करके एक बार इल्बर्ट बिल को पढ़िएगा कि इल्बर्ट बिल और क्या बताता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, होजागिरी डांस is a tribal dance form of the Riang community associated with which of the following states union territories? होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य रूप है जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा है, त्रिपुरा, असम, पुदुचेरी या वेस्ट बंगाल। समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। आइए जान लेते हैं बाकी के राज्यों से आने वाले इंपॉर्टेंट डांसेस। असम में बिहू सबसे इंपॉर्टेंट है, असम में बिहू पूछा जाता है ना। बगरू, रुम्बा, बोरताल, ओजापाली, है ना। तो एक तो ओजापाली आप याद रखिएगा कम से कम, और बिहू, ये असम के दो प्रमुख नृत्य हैं। पुडुचेरी के गरादी, है ना। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के हैं चाऊ डांस, ठीक है। पुरुलिया, गंभीरा और तुसु डांस, ये इंपॉर्टेंट है, इनका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, और साथ में और भी राज्यों के डांस जरूर आप याद कर लीजिएगा। किस राज्य का डांस आपकी किस्मत में आता है ये किसी को नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। 2019 में 100, है ना, 103rd 103रा अमेंडमेंट कहा जाता है इसको अनुच्छेद में, वो कौन सा अमेंडमेंट था? आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। समय शुरू होता है अब।
ओके, करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी। क्लियर। आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 के अंदर अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, और ये 130वां अमेंडमेंट है जो कि 2019 में किया गया, ठीक है। अब इसका लाभ आप सब उठा रहे हैं, ठीक है, तो मन में आप सोच लीजिए कि जिसकी बात कर रहा हूं क्या वही आप सोच रहे हैं। तो हाँ जी, ये अमेंडमेंट हुआ था EWS का, जिसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया। तो ये अमेंडमेंट इसी के अंतर्गत हुआ है। और आर्टिकल 15 और 16 में अमेंडमेंट किया गया है ना। इंट्रोड्यूसिस 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS की फुल फॉर्म आपसे पूछ दे तो आप ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। द बिल वॉज पास बाय द लोकसभा। कब पास हुआ था? 9 जनवरी 2019 को इसे पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स रोट द एपिक गीता रहस्य इन जेल। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में महाकाव्य गीता रहस्य लिखा था? BR अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी या भगत सिंह। समय शुरू होता है अब। ओके, सही जवाब है लोकमान्य तिलक, है ना, लोकमान्य तिलक। की पॉइंट देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य तिलक कहा जाता है। इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया 1890 में, 1890 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। द एक्सट्रीमिस्ट लीड बाई बाल गंगाधर तिलक। मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, कांग्रेस में पक्ष थे। एक वो थे जो विनम्र थे, एक जो वो थे जो आक्रामक थे। तो कहा जाता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट आक्रामक लोग थे उन लोगों को लीड करने वाले जो व्यक्ति थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। ही गेव द स्लोगन, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट, है ना, एंड आई शैल हैव इट, है ना। स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ठीक है ना। आई शैल हैव इट। ही पब्लिश्ड पेपर। अब यहाँ पे कुछ पेपर्स की बात होती है कि केसरी अखबार किसके द्वारा चालू किया गया था। तो ये इन्हीं के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक कह सकते हैं। भाषा केसरी की थी मराठी और दूसरा एक था महारत, ये इंग्लिश भाषा में इन्होंने 2 अखबार चालू किए थे। गीता रहस्य की बात करते हैं, इन्होंने लिखी थी किस भाषा में? मराठी में। और वाइल कब लिखी थी? जब इनको कारावास मिला था। कहाँ पर ये बंदी बनाए गए थे, मतलब कहाँ पर इन्हें रखा गया था, किस जेल में? तो मंदाले बर्मा की जेल में रखा गया था, वहाँ पर इन्होंने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सिचुएटेड? पता होगा भाई। निम्नलिखित में से किस देश में ICC का मुख्यालय स्थित है? UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UAE। टाइम शुरू होता है अब। चलिए, करेक्ट आंसर है UAE, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। फाउंडेड एज द इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ऑन 15 जून इन 1909, ठीक है ना। तो पहले ये क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। कब स्थापित हुआ था? ये पुराना नाम है इसका, ठीक है, 15 जून 1909 में। बाई रिप्रेजेंटेटिव, किन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ये शुरू किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। इसको रीनेम किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, है ना, नाम बदला गया। कब? 1965 में। ICC का नाम दिया गया 1965 में एंड टुक अप इट्स करेंट नेम, और 1987 में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है ना। हेडक्वार्टर्स है दुबई UAE में, आपको बता दिया गया। CEO जॉफ एलार्डिश हैं और चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। ये वर्तमान की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द यूनियन डैश ऑफ अ ईयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार किसी वर्ष का संघ डैश उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, बजट या रिवेन्यू। टाइम शुरू होता है अब। ओके, सही आंसर है बजट। ठीक है ना। अब आप समझिए आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द यूनियन बजट, यहाँ पे अगर बजट भर देता हूँ, बजट ऑफ अ ईयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। आगामी वर्षों में जो है ये जैसे वर्ष है, इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा दिया जाता है। ठीक है ना, जिसको हम बजट कहते हैं भारत सरकार के द्वारा। और आपको इस पे करंट अफेयर से क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे। बजट 2023 है ना के बारे में हम अलग से इस पर डिस्कस कर लेंगे। बजट अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है। तो 2023 के बजट में क्या क्या खास बातें थी। जब बजट आया था तब बहुत हो हल्ला हुआ था, है ना, लोग उस पर बहुत सारी चीज़ें बता गए। अब थोड़ा आप याद करके, खाली बिना मतलब जो आपने सुना हो या पढ़ा हो उसके याद पे ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको बजट अभी कितना याद है, और अगर याद नहीं है तो कितना ज़रूरी है चीज़ों को रेगुलर पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हरिजन सेवक संघ इन 1932। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई। पहले तो यही याद रख लीजिए किसके द्वारा की गई। ठीक है, महर्षि VR शिंदे, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या स्वामी विवेकानंद। समय शुरू होता है अब। ओके, महात्मा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। छुआछूत के प्रावधान को खत्म करने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई। चलिए, इट वॉज फाउंडेड ऑन September 30, 1932। तारीख चाहिए तो 30 सितंबर। इन द वेक ऑफ गांधीज एपिक फास्ट एट यरवादा जेल, पुणे, रिजल्टिंग इन द हिस्टोरिक पूना पैक्ट। ठीक है ना, एक टॉपिक है पूना पैक्ट, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार सन्याल और हेडक्वार्टर है, यह अभी वर्तमान की स्थिति है गांधी आश्रम, किंग्सवे, दिल्ली। ठीक है ना, टुडे राजपथ, दिल्ली। ठीक, तो ये आज के समय में है। ये संस्थान आज भी जीवित है और आज भी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइज मनी फॉर द अर्जुन अवार्ड हैज़ बीन एनहेंस्ड फ्रॉम ₹5 लाख टू डैश इन 2020। है ना, 2020 में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि 5 लाख से बढ़ाकर डैश कर दी गई है। 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 25 लाख। समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही जवाब है ए, 15 लाख रुपए इसकी धनराशि कर दी है। अर्जुन अवार्ड जो है ना वो गेम्स में दिया जाने वाला दूसरा सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। ठीक है ना, गेम्स में दिया जाने वाला दूसरा सर्वश्रेष्ठ, और पहला कौन सा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। द अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। पहला मेजर ध्यानचंद है। ठीक है ना, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, और इसकी शुरुआत की गई, पहली बार दिया गया 1961 में, और हाल फिलहाल में ये पिछली साल 2022 में दिया गया था। ठीक है, इसकी अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख करके टॉप के कुछ लोग देख सकते हैं कि किसको किस फील्ड में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड लेड द अलीगढ़ मूवमेंट। निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर है सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान, और सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लीजिए। अ ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर ऑफ इंडिया,
ठीक है ना, ये इनके बारे में है। ये ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है ना, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उस समय इसकी शुरुआत ऐसे की गई थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़। और इसकी स्थापना कब हुई? 1857 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्वेश्चन का। इन 1864 ही फाउंडेड द ट्रांसलेशन सोसाइटी। तो ट्रांसलेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने, जिसको बाद में द साइंटिफिक सोसाइटी नाम दे दिया गया। तो साइंटिफिक सोसाइटी नेम इज ट्रांसलेशन सोसाइटी, और इसकी स्थापना 1864 में हुई और सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन चीज़ों की तैयारी कैसे करनी है? जब भी आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें तो सबसे पहले उससे संबंधित और भी कंटेंट को इकट्ठा करें और उनको पढ़ लें। इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। और जब भी आप ऑब्जेक्टिव करें तो मान लीजिए आज हमने 35 क्वेश्चन किया। अब इस 35 क्वेश्चंस में एट द एंड ऑफ द क्लास आप ये देखें, चेक करें, एक हमेशा पेपर पेन ले करके बैठे, चाहे आप किसी से भी पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन आपके हाथ में एक पेपर और पेन होना चाहिए जिस पर आप पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, मान लीजिए ठीक है, दूसरे का देते हैं गलत है, तीसरे का गलत है। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट में देखें कि दिए गए मान लीजिए 35 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, और कितने आते थे। इससे आपको पता चलेगा कि आगे आपको फर्दर कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और फिर आप उसके इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे ही वीडियोस देखेंगे, बस देख लिया, याद आ गया, ओ उससे गलत हो गया, ये सब बेकार का है, इनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप अपने पढ़ने का नज़रिया बदल दीजिए, आपके भविष्य का नज़ारा ही बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ये दिल्ली पुलिस का पहला मॉक ख़त्म होता है। अगले मॉक का आप बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, मुझे उम्मीद है, और जिसको इंतज़ार है वो प्लीज़ मेंशन करें कि आगे ऐसे मॉक्स बनाए जाए, मैं तो बनाऊंगा ही। ठीक है, और अब आती है बात, अगर किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कोई ऑफलाइन क्लास में करना है और वो इस रीजन यानी कि गाज़ियाबाद रीजन, यूपी के या दिल्ली रीजन से के पास में कोई अगर चाहता है ज्वाइन करना तो हमारी क्लास को यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और जो नहीं रीच कर पाते, जो नहीं पहुँच पाते, वो हमसे लाइव क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल फेस टू फेस डिस्कशन क्लास, क्वेश्चन आंसर जैसे क्लासरूम के अंदर है, आप पॉज करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। वो सारा प्रोसीजर जूम के थ्रू हम कर रहे हैं, जो कि इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड रही होगी, आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा इस चीज़ को मेंशन करके और बताया करें कि मतलब ठीक है, इससे थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपसे ही रिजल्ट की भी उम्मीद करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।